नमस्कार। एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, मैंने बहुत पहले एक काल सर्प योग पर वीडियो बनाया था। ऑलमोस्ट जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था तभी मैं चाहती थी कि कुछ भ्रांतियां मैं आप लोगों की दूर करूं। उसके चलते ही मैंने ये एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत बड़े लोगों की, अकबर की, मुरारी बापू की, जिस जिसका डेटा मुझको अवेलेबल था, मेरे पास था, उनके साथ मैंने कई खिलाड़ियों की पत्रियां मैंने डिस्कस की थी और ये बताने की आप लोगों को कोशिश की थी कि काल सर्प योग जैसी चीज नहीं होती। अगर होती भी है तो वो इतनी भयंकर परिणाम देने वाली नहीं होती जो कि आप लोगों को समझाया या बताया गया है। ये मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था कि इस योग का जिक्र जो है, इस योग का फल कथन किसी भी ज्योतिष के क्लासिक में, शास्त्र में नहीं किया गया है। जैसा जैसा कि श्री के.एन. राव साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये 1969 के बाद से जन्मा एक योग है। मैं उनकी शिष्या हूं, मैं उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है, दायित्व है कि मैं उस लेगेसी को आगे ले जाऊं। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये 69 के बाद कुछ ज्योतिषियों ने इसको बहुत बड़े एक योग के रूप में या दोष के रूप में आप सबके मन में इसकी भ्रांतियां बैठा दी, जबकि शास्त्रों में इसका जिक्र नहीं था। आज मैं आपकी एक बहुत, जिसके कहते हैं ना, आपकी राह बहुत सरल करने वाली हूं। आप किसी ज्योतिषी के पास ना जाएं, आप किसी से भी डरे नहीं। अपनी कुंडली में अगर आप ये देखते हैं कि राहु और केतु की एक्सिस में सारे ग्रह फंसे हुए हैं और आपको ये बताया गया है कि आपका काल सर्प योग है, तो फिर आप खुद जांच लें कि क्या आपका सच में काल सर्प योग है। वैसे तो ये दोष ही नहीं होता। अगर माना जाए तो सिर्फ इतना माना जा सकता है कि राहु और केतु एक दैत्य, स्वरबाहु के दो हिस्से हैं जो कि विष्णु जी ने समुद्र मंथन के बाद अलग अलग कर दिया था। और वो जो है, वो क्योंकि दैत्य था, क्रूर ग्रह इनको माना जाता है, तो बस आप ये मान सकते हैं कि क्रूर ग्रहों के बीच में सारे ग्रह अगर फंस जाएं तो क्या होगा। ये तो सच है कि अगर क्रूर ग्रहों के बीच में कोई भाव, कोई ग्रह या सारे ग्रह फंस जाएं तो वो कुंडली की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता यानी कि फल देने की क्षमता पर तो अवश्य थोड़ा बहुत असर डालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है बस काल सर्प की वजह से हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ सूत्र दूंगी जिससे कि आप खुद देख सकते हैं कि आपका ये दोष बनता भी है या नहीं। है ना अच्छी बात। आपको किसी से नहीं पूछना है, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना है कि मेरा काल सर्प है या नहीं है। आप खुद अपने ज्योतिषी बने, यही मेरी कोशिश भी है। तो मैं जो सूत्र दूंगी वो आप ध्यान से नोट कर लें और अपने जानकारों की अपनी हॉरोस्कोप्स पर लगाकर भी देखें। आपको पता चलेगा कि कितने सच्चे ये सूत्र मैं आपको दे रही हूं। सबसे पहली बात कि अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंसे हुए आपको दिखाई देते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये देख लेंगे, मतलब पहला सूत्र ये है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे, देखिए, क्योंकि राहु जो है वो इसमें दैत्य का सिर है और केतु जो है वो धड़ है, शरीर है। तो जो भी इनकी गणना होती है वो राहु से शुरू होती है। राहु से केतु के बीच में अगर सारे ग्रह हैं तब आपका ये योग बनता है। समझ रहे हैं ना, मतलब दो क्रूर ग्रहों के बीच में सारे ग्रह फंसे हैं, ऐसा मैं कहूंगी। तो आप देखेंगे कि राहु से केतु के बीच में अगर सारे ग्रह हैं तब तो आपकी कुंडली में यह योग बनता है।
पर अगर आप ये देखते हैं कि केतु से राहु के बीच में सारे ग्रह हैं, तो फिर आपकी कुंडली में ये योग नहीं बनता। यहां पर ये बात भी समझने की होगी कि जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो वहां पर सारे के सारे ग्रह, मतलब पहले भाव से दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे होता है। और राहु और केतु जो है, यानी कि ग्रह जो हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर ऐसे हॉरोस्कोप है तो पहला भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और राहु केतु क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है वो वक्री ग्रह हैं। तो आपको अगर राहु, फॉर एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, अगर आपका राहु माना कि पहले घर में है तो केतु 7वें घर में होगा, सच बात है। तो अगर सारे ग्रह पहले घर से लेकर और 7वें घर, यानी कि कहां कहां, 12वें, 11वें, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें में है, यानी राहु उल्टा चलेगा। तो अगर आपके सारे ग्रह इस तरफ है तो फिर आपका ये योग बनता है। बट माना कि एक्सेस यही है, राहु ही लग्न में है, केतु ही 7वें घर में है, लेकिन ग्रह कहां बैठे हुए हैं, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, छठे, 7वें। तो ये योग नहीं बनता। क्यों? क्योंकि राहु तो अगर पहले घर में है तो फिर 12वें में जाएगा, फिर 11वें में जाएगा, फिर 10वें में जाएगा, उल्टा चल रहा है। तो यानी कि ये योग नहीं बना। समझ गए ना आप? दूसरा सूत्र क्या होगा, बहुत सिंपल है समझना, कि राहु अगर पहले घर में ही है और क्योंकि वो 1 के बाद 12, 11 में जाएगा और 7वें तक अगर सारे ग्रह हैं, तब तो आपका ये योग बना। और अगर 1 से लेकर 7 के बीच में, यानी 1, 2, 3, 4, तो आपका ये योग नहीं बना। आई थिंक इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल और सिंपल। दूसरा सूत्र क्या होगा कि अगर राहु और केतु के साथ कोई भी और ग्रह बैठ जाता है, माना कि उदाहरण के लिए राहु आपकी लग्न में ही है, केतु 7वें ही घर में है, लेकिन साथ में आपके राहु के साथ में मंगल बैठ गया, शुक्र बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, कोई भी ग्रह बैठ जाए, या फिर केतु के साथ कोई ग्रह, जरूरी नहीं दोनों के साथ, किसी के भी साथ एक ग्रह बैठ जाए, तो भी ये योग खंडित हो जाता है। यानी इस योग के बनने के लिए राहु केतु को अकेला होना चाहिए, सारे ग्रह राहु से केतु के बीच में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब राहु से केतु के बीच में पीछे जाते हुए होने चाहिए। तो ये आपने दूसरा सिद्धांत समझ लिया कि अगर राहु केतु के साथ कोई भी ग्रह है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डाउट, कुछ भी मत रखिए दिमाग में, कोई भी और ग्रह है, तो फिर ये योग खंडित हो जाता है, ये योग नहीं बनता, इनको अकेला ही होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत कि जो ये 7 घर जिनमें कि सारे ग्रह बैठे हुए हैं और राहु केतु अकेले भी हैं, तब क्या होगा कि अगर कोई भी एक भी भाव ग्रहों से हीन है, खाली है, जैसे कि उदाहरण वही होगा, लग्न में राहु है, आपके 12वें घर में सूर्य हो गया, आपके 11वें घर में चंद्रमा हो गया, आपके 10वां घर खाली है, उसके बाद 9वें घर में बुध और मंगल हो गए, इस तरह से, यानी 9वां घर बीच में या 10वां घर जो भी मैंने बताया खाली रह गया। 12 में थे, 11 में थे, लेकिन 10वें घर में कोई भी ग्रह नहीं है, एक हाउस भी अगर वैकेंट है, खाली है, तो भी ये योग खंडित हो जाता है, फिर ये योग पूरा नहीं होता। एक हाउस भी खाली, यानी कि ये माला की तरह पूरे हाउसेज में ग्रहों को बटा होना चाहिए। अगर एक हाउस खाली बीच में है तो ये योग खंडित हो जाता है। चौथा सूत्र ये होगा कि अगर पहले तो बात यही थी कि राहु केतु के साथ अगर कोई ग्रह है तो वो योग बनेगा ही नहीं। चलिए, अगर आपको कोई समझाता है कि नहीं बन रहा है, तब आप क्या देखेंगे कि अगर राहु के साथ कोई ग्रह है
और उसकी डिग्री राहु से ज्यादा है तो भी ये योग नहीं बनता। अगर राहु से ज्यादा डिग्री है तो ये योग नहीं बनता। अगर राहु से कम डिग्री है तो ये जरूर माना जाएगा कि ये जो प्लैनेट है ये राहु की पकड़ में तो है। ये सिद्धांत भी ध्यान रखेंगे कि ग्रहों की डिग्रीज जो है वो राहु से अगर ज्यादा है, केतु से ज्यादा है, तो फिर ये योग बनता ही नहीं। चौथा पांचवा मैं नंबर हमेशा भूल जाती हूं, आप लोग प्लीज ध्यान रखें। जो अगला सिद्धांत है वो क्या होगा? अगला सिद्धांत होगा कि अगर ये सारे पॉइंट्स मतलब आपकी हॉरोस्कोप में पूरे हो रहे हैं, मतलब ना तो आप का जो राहु केतु वाला जो एंटी क्लॉकवाइज है वो भी है, आपका ग्रह भी साथ नहीं है, आपका खाना भी खाली नहीं है, सब कुछ है, यानी आपका ये चारों पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं और सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तभी भी एक आशा की किरण क्या होती है, तब आप अपना नवांश देखेंगे। अगर नवांश में ये योग रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सारे के सारे ग्रह राहु और केतु की एक्सिस में नहीं आ रहे हैं, नवांश में ग्रह स्कैटर्ड है, अलग अलग हो गए हैं, तो भी आपको इस योग से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये सारे सिद्धांत आपको जो दिए हैं वो अपने गुरुओं के द्वारा दिए हुए ही बताए हैं। और ये देखिए, ज्योतिष कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो उसने इजाद की है, उसने पैदा की है। हम सब अपने गुरुओं, मनीषियों, संतों के द्वारा दिए सूत्रों पर ही काम कर रहे हैं। ये और बात है कि उन सूत्रों को, सिद्धांतों को समझने का मेरा तरीका और होगा, किसी ज्योतिषी का और होगा, लेकिन सिद्धांत तो हमको मनीषियों ने ही दिए हैं। तो ये सारे जो रूल्स मैंने आपको दिए हैं ये सब मैंने अपने गुरुओं से, और मैंने सोचा कि आप सबके साथ मुझको ये शेयर करना ही है, क्योंकि मैं यहां पर इस वक्त अपने ज्ञान को समाज में बांटने के लिए आई हूं। ज्ञान तो क्या है, जो थोड़ी बहुत समझ है, जो मुझे गुरुओं से मिला है, उसको मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूं, क्योंकि मैं देखती हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग बिना बात परेशान रहते हैं ज्योतिष को लेकर। कोई योग है भी नहीं, फिर भी आप परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे योगों के कहते हैं ना सेल्फ में ही निगेट हो जाते हैं, मतलब अपने आप उनके काउंटरमेंटिंग कुछ सिद्धांत हैं वो होते हैं तो योग बनते ही नहीं है। इसी तरह इस योग के ये 4-5 सिद्धांत मूलभूत जो मैंने आपको दिए हैं, इनको आप अपनी पत्री में अप्लाई करें और बिल्कुल अपने मन से काल सर्प का जो भय है वो निकाल दें। सिर्फ इतना समझें कि दो क्रूर ग्रहों के बीच में जब ग्रह फंसे होंगे तो उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। हाँ, एक और भी सिद्धांत है। हाँ, अगर ये सब बातें जो है वो आपने लगा ली, देख ली, एक और सिद्धांत दिमाग में रखिए कि अगर इसके बीच में मतलब है कि सारे ग्रह फंसे हुए हैं एक्सिस में, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर बृहस्पति, शुक्र और बुध, ये 3 जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, अगर ये लग्न में हो या फिर केंद्र स्थान में हो तो भी ये योग पूरा, मतलब जिसको आप कहते हैं बहुत खराब नहीं कर पाता। आपके ये ग्रह अगर केंद्र या लग्न में होते हैं 3, बृहस्पति, शुक्र या बुध, तो भी आपके लिए इस योग से डरना बेकार है, क्योंकि केंद्र में आते ही ग्रह कारक हो जाते हैं और फिर आपके लिए इस योग से डरने की कोई बात नहीं है। आई एम श्योर कि इन सिद्धांतों को समझने के बाद 90% लोग कहेंगे मेरी कुंडली में काल सर्प नहीं है, और सच्चाई भी यही है कि 90% लोग बिना बात डर रहे हैं और शांति, पूजा और पाठ करवा रहे हैं। और देखिए, इतना मतलब ये प्रोपोगेंडा है सोसाइटी में कि आप लोगों को, एक तो इस योग का किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन और लोग आगे बढ़ गए इस मार्केट को अपने चलाने के लिए कि उन्होंने इसके प्रकार भी बता दिए।
कि ये इतने प्रकार का होता है, पहले में राहु है तो ये वाला योग बनेगा, दूसरे में राहु है तो ये, और वो क्या किए, वो सब आपके जो सर्प के प्रकार हैं, सांप के जो नाग के प्रकार हैं उन पर रख दिया, कीलक, वासुकी और पता नहीं क्या क्या। ये सब आपको डराने के लिए, आपके मन में वहम उत्पन्न करने के लिए है। ज्योतिष में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। इसलिए आप लोग इस योग से बिल्कुल भी ना डरें और अपनी कुंडली में खुद देखें और जान लें है भी काल सर्प या बिना बात ही डर रहे हैं। धन्यवाद। आप लोगों को इसी तरह आपकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस तरह के टॉपिक्स पर मैं आपसे बात करती रहूंगी। तो ये मेरा था वीडियो काल सर्प पार्ट 2, जिस पर आप लोग अपने विचार भी अवश्य रखें, अपनी कुंडलियां देखें, फिर मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ था। हाँ, देखिए, मैं वही बात होती है क्योंकि मेरे दिमाग में पॉइंट्स आते रहते हैं। एक और नई बात मैंने सुनी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आंशिक काल सर्प योग है आपकी कुंडली में। मतलब क्या कि सारे ग्रह तो हैं, एक ग्रह कोई इस एक्सिस से बाहर चला गया, माना पहले घर में राहु है, 7वें में केतु है, सारे ग्रह इधर है, लेकिन बृहस्पति जाकर चौथे घर में बैठ गया। तब वो क्या कहेंगे आपसे कि आपका आंशिक काल सर्प योग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, या तो सारे ग्रह हैं या फिर नहीं है। आंशिक प्रतिशत में ये योग नहीं बनता, कोई आंशिक योग नहीं है। अगर ग्रह बाहर है तो बस बाहर है। आशा करती हूं आपके काफी शक और भ्रांतियां आपके दिमाग से हटी होंगी इस योग को लेकर। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि इनसे आपके दिमाग में ज्योतिष को लेकर कुछ भ्रांतियां, कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ इस ज्योतिष यात्रा पर चलते रहें और मैं आपसे बस इतना कह सकती हूं कि आपके ज्योतिष के डाउट्स मैं दूर कर दूंगी।